राजीव शर्मा। अब बात उस युद्ध की जिसके खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। ये युद्ध है इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध, जो दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो कई चेहरे बेनकाब हुए। ये वो हैं जो कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जिनके खिलाफ अब दुनिया को एकजुट होते हुए देखा जा रहा है, जिसमें सबसे आगे है भारत। हिंदुस्तान की यलगार, मिटेंगे आतंक के यार। पाकिस्तान के मददगार, मिट्टी में मिलेंगे गद्दार। मोदी का युद्ध इस्लामिक आतंक के विरुद्ध। ये मोदी का आतंकियों को, उनके आकाओं को डायरेक्ट मैसेज है। मोदी ने दो टूक कह दिया है, बता दिया है, जता दिया है। इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध उनका युद्ध शुरू हो गया है और वो आतंक के हर फन को कुचल के ही रुकेंगे। निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज क्लियर था, ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट क्लियर था। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके और पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया। लेकिन हिंदुस्तान के इस एक्शन से पाकिस्तान के साथ साथ उसके मददगार तिलमिला गए, जिसमें सबसे आगे है तुर्की और अजरबैजान। अपनी जमीन पर आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के साथ खड़े होने का साफ मतलब है ये देश इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। Between Pakistan and India, the tension that broke out was ended with ceasefire, and I wish to express our pleasure for this. The nefarious terror attack, or with the missile attack against Pakistan, we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public, and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With Brother Shahbaz Sharif, we had a phone call which was very significant. We, with patience and common sense and right approach, for this approach we congratulate the Pakistani brothers and sisters. And in the next phase, we made a warning to not give in to provocations, which I repeat again. The new calm environment reached with the ceasefire hopefully will facilitate the resolution of all issues, including the water issue. As Turkey, hopefully in the future, during difficult days, we are going to continue supporting the Pakistani people. In such crises, our stance is always clear. We always stand for peace, stability, diplomacy, and dialogue. In international relations, we do not look for gains in others' losses. ये दुनिया ने देखा किस तरह पहलगाम में हथियारबंद आतंकवादियों ने निर्दोष, मासूम, निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया। पत्नी से सुहाग छीन लिया, माँ से बेटा छीन लिया, बहन से भाई छीन लिया। आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर गोली मारी। दुनिया के सभी बड़े देशों ने इस हमले की निंदा की। इसके बाद किए भारत के एक्शन की तारीफ की, लेकिन तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति को
भाई कहा, भारत के खिलाफ साथ देने के लिए शुक्रिया कहा। तुर्की और पाकिस्तान की ये साठगांठ बताती है ये दोनों आतंकियों के हिमायती हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने आतंक के हिमायतियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खा रखी है। हिंदुस्तान ने कह दिया है, उन्होंने धर्म देखकर मारा, हम कर्म देखकर मारेंगे। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। इस्लामिक आतंकवाद भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुका है। लंदन से लेकर जर्मनी तक से आतंकवाद की घिनौनी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। खुद अमेरिका तक इस्लामिक आतंकवाद पर चिंता जाहिर कर चुका है। हाल ही में भारत दौरे पर पहुंची अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने भी इस्लामिक आतंकवाद पर खुलकर बात की थी। President Trump, through his first administration in the presidency, and it continues now. मतलब साफ है, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ दुनिया एक साथ आ रही है, जिसमें सबसे आगे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसे में अब इस्लामिक आतंकवाद की कमर टूटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने देखा कि किस तरीके से जवाब यहां पर और सवाल यहां पर इस पूरी कहानी में पैदा होते रहे, और तुर्की क्या करता रहा और बाकी उसके साथ लोग जुटे हुए क्या करते रहे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी, बहुत स्वागत है आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, और आप दोनों के जरिए ही एक से मैं स्ट्रेटेजी समझूंगा और एक से एनालिसिस समझूंगा, और मेरे साथ साथ मेरे जो दर्शक हैं वो समझ पाएंगे। मेजर जनरल एजेबी जैनी, जो कुछ भी भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों में हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान आर्मी के झूठ को एक्सपोज किया, लेकिन वहां पर उन्होंने एक बात साफ कह दी कि अब इस टेरर से, इस रिलीजियस टेरर से निपटने की जरूरत आ गई है और भारत इसे लीड करेगा, क्योंकि भारत ने जवाब देकर इशारा भी दे दिया है। क्या ये इतना आसान है जैनी साहब जितना लगता है, या फिर जमीन पर उतारने के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कैपेबल है? थैंक यू राजीव। पहले बात तो धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा अपने चैनल पे बुलाने के लिए। सर, और आप आपके साथ आए इसके लिए हमारा चैनल आपका शुक्रगुजार है। आपके साथ तो डिबेट करने में और भी मजा आता है, क्योंकि एक कड़वा सच बोलने का मौका मिल जाता है। तो 40 साल फौज में रहने के बाद थोड़ा कड़वा सच बोलने की आदत बन जाती है, जो आपके चैनल पे हम खुल के बोल सकते हैं। आपने जो बात करी राजीव, वो दोनों ही बातें सही हैं। पहली बात तो जो मैसेज गया है, देखिए हम लोग बिलीव करते थे एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट के, संभलो, संयम रखो, कंट्रोल रखो, कोई बात नहीं, आखिरी बार देखेंगे, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। अब जो पहलगाम के बाद हुआ है, ये स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट नहीं है राजीव, ये है स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग। एक मैसेज गया है पूरी दुनिया को स्ट्रेटेजिकली कि बस अब बहुत हो चुका और नहीं। देखिए 1947 से लेके अब तक इंडिया जो है वो आतंकवाद का शिकार रहा है। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कहां कश्मीर से 1947 से उनके जो रजाकार आए, उसके बाद में देखिए कितने उरी हुए, कितने पठानकोट हुए, कितने पार्लियामेंट अटैक हुए, कितने आगरा हुए, कितने बस जर्नी हुई, कितने कारगिल हुए। लेकिन दुनिया नहीं समझ रही थी
दुनिया ने समझना शुरू किया राजीव जब ट्विन टावर न्यूयॉर्क में ठोका एग्जैक्टली। तो तब के बाद में लोग जागे, क्योंकि पेरिस में भी होने लगा, लंदन में भी होने लगा, जर्मनी में भी होने लगा, यूरोप में भी होने लगा, मेट्रोज में भी होने लगा। तब लोगों की आंखें खुली कि ये आतंकवाद नाम की कोई चीज है। और फिर ये सवाल आने लगा कि भाई आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म है, आज साबित हो गया है। पहलगाम ने साबित कर दिया कि आतंकवाद का धर्म है। अगर धर्म पूछकर उससे कलमा पढ़वा कर और फिर गोली मारी जाएगी, और जो नहीं बोलता है उसको बोला जाके बता देना, तो ये धर्म का आतंकवाद है कि नहीं है। और दुनिया इसको फील कर रही है, यूरोप भी फील कर रहा है, यूके भी फील कर रहा है, कनाडा भी फील कर रहा है, हर एक देश फील कर रहा है। तो आज एक ऐसा मुहिम हो गया है राजीव, जो कि आतंकवाद के अगेंस्ट है पूरी दुनिया में। और ये मैं गर्व समझता हूं एक भारतवासी होने के नाते कि हम भारतवासी उसके लीड में हैं, और ये खत्म नहीं होना चाहिए। अब रही आपने क्या बात जो दूसरी पूछी थी कि क्या ये मामला खत्म हो गया और क्या ये हम इसको अंत समझे? नहीं राजीव, इतने आसानी से नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान का, पहली बात तो पाकिस्तान जो है आतंकवाद का गढ़ है, वही नर्सरी है, वही जो है होम ग्रोन टेररिज्म वहीं से फैला है दुनिया में। हर जगह के टेररिस्ट जो हैं उनकी लिंक कोई ना कोई पाकिस्तान से मिलती है, चाहे कैलिफोर्निया से ले आओ, चाहे पेरिस से ले आओ, चाहे लंदन से ले आओ, चाहे नई दिल्ली से ले आओ, चाहे बंबई के ब्लास्ट से ले लो, उसकी लिंक पाकिस्तान से ही मिलती है। और मैं पाकिस्तान का आम आवाम को नहीं गाली दे रहा हूं, उनको मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का डीप स्टेट का मतलब पाकिस्तान की आर्मी, उनका आईएसआई और उनका जो आतंकवादी संगठन है, जैसे मोहम्मद, तहरीके पाकिस्तान, लश्कर तौयबा, ये सारे के सारे जितने भी हैं, इनको डीप स्टेट बोल। जब तक ये डीप स्टेट का सफाया नहीं होगा, जब तक इनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी, ये 9-10 टेररिस्ट कैंप बर्बाद कर देने, 4-5 उनके हवाई अड्डे के ऊपर बम गिरा देने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आज अगर आप मेरे से पूछे राजीव के क्या पहलगाम होगा, मैं कहता हूं हाँ, आज हो सकता है, कल हो सकता है। पहलगाम नहीं होगा तो बडगाम होगा, बडगाम नहीं होगा तो जलगाम होगा, जलगाम नहीं होगा तो चार धाम होगा। जब तक कि के सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पावर सेंटर है इस आतंकवाद का, दैट इज द पाकिस्तानी आर्मी एंड द आईएसआई डीप स्टेट, जब तक उसको चोट नहीं पहुंची है, आप देखेंगे कि देश उनको मदद कर रहे हैं। अजरबैजान जैसे, तुर्की जैसे बेशरम, जिनको कि जब उनका ये आया था, अर्थक्वेक आया था, जब भूकंप आया था, हम लोग वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू टर्की। हमारे हवाई जहाज गए थे, रोटी पानी कपड़ा दवाइयां लेकर, उनके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स गए थे। और आज वो खुलेआम बोल रहे हैं, अभी आपके चैनल पे जो सुना रहे थे, वी विल हेल्प पाकिस्तान, वी विल भाई भाई बोल के कर रहे हैं। अच्छा किया कि उनका जो अभी एयरपोर्ट के ऊपर में अभी देख रहा था न्यूज के, उनके हैंडलर्स हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट बर्खास्त कर दिया गया, सारा टूरिज्म बर्खास्त कर दिया गया। जो टर्किश एप्पल्स हैं, टर्किश ड्राई फ्रूट्स हैं, जो वेस्टर्न इंडिया में सारे जितने भी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने मना कर दिया है। हमारी $5 बिलियन की ट्रेड है, उनकी $3 बिलियन की ट्रेड है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर टर्की से सामान नहीं आया तो हम भूखे मर जाएंगे। एग्जैक्टली। हम उनको बर्बाद करेंगे। और जो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढता था राजीव, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, इसका मतलब समझिए, आपके व्यूअर्स को मैं समझाता हूं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ होता है एक तो जमीन के बारे में, कि जो हमारे पीछे अफगानिस्तान है वो हमारी डेप्थ है, हमारी गहराई है। अगर पाकिस्तानी फोर्सेस आए तो हमारे पास जमीन है पीछे फॉल बैक करने के लिए। और दूसरा था उसकी पॉलिटिकल डेप्थ। पॉलिटिकल डेप्थ क्या थी उसकी? मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, यूएई के कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, ओमान और ये सारे के सारे
अब हमारा जो रिश्ता नाता पिछले 10-12 साल में इन कंट्रीज से इतना बढ़िया हो गया है कि धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया है भाग जाओ, तुम तो यार बहुत ही वाहियात किस्म के आदमी हो। तो ये टर्की, ये अर्गोदन जो उनका जी। प्रेसिडेंट 2003 में आया है, ये सोचता है कि एक इस्लामिक खैलिफेट बन जाएगा, एक इस्लामिक जो है वो एक्सिस बन जाएगा, उसका मैं लीडर बन जाऊंगा। तो वो पाकिस्तान को एक भ्रम में डाल के और ठीक है खुद सर, भ्रम और में डिटेल होके- आपसे लेता हूं, और डिटेल लेता हूं। मेरे साथ सुशील वकील भी इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट जी। के तौर पर जुड़े हुए हैं। सुशील जी। वकील, आपने सुना मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी को, और वो कई मसलों पर वो बता रहे थे, और एक उन्होंने एक तरीके से फ्लैट सामने तस्वीर रख दी कि कहां किस तरीके से हो रहा है। लेकिन सुशील वकील, भारत ने जो रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद जो चीजें सामने आई, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने एक बात साफ कही, हम मुस्लिम भाई होने के नाते कोट एंड कोट पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी यहां पर कहा कि हम साथ में खड़े रहेंगे और भारत के खिलाफ हम हैं। तो क्लैरिटी दे के चले गए। क्या आप समझ रहे हैं कि भारत इन बदलते समीकरणों को डिप्लोमेसी और अपने एक्शन से सबक सिखाने के लिए सक्षम है? जो भारत ने पाकिस्तान में किया वो आज की डिमांड है और शायद हर देश यही करना चाहता है। देखिए राजू जी, तुर्की ऐसा देश है, जब इनका भूचाल आया था, भारत पहला देश था जो इनके यहाँ सामान लेके, डॉक्टर लेके इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह बनाए। जब वो मिशन पूरा हो गया, तुर्की के लोग, भारतीय डॉक्टर वगैरह जो थे, उनके पैर पकड़ने लगे, हम आपके बड़े आभारी हैं, आप लोगों ने हमें बचाया, हद से ज्यादा मदद किया, खाना पीना सारा कुछ आपने मुहैया करा दिया। आज इनका जो यह प्रधानमंत्री है, वो आज ऐसी बात करेगा, हम भाई भाई हैं, पाकिस्तान वाले, हम उनका साथ देंगे, हम उनका ये चीज देंगे। इसमें एक चीज है कि ये शब्द सही नहीं होगा, ये कौम है, ये कहीं न कहीं ऐसा फरामोश कौम है, कितना भी इनके साथ ये कर लो, फिर भी ये उस चीज के लिए ये नहीं सामने नहीं आते। इससे अच्छा जय जयकार करनी चाहिए सऊदी अरबिया वगैरह को, जो भारत के साथ मित्रता बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने भारतीय वासियों के लिए एक मंदिर बनाने की वहां इजाजत दी। ये ऐसे देश है। लेकिन टर्की तो बड़ा ये निकला, क्या कहते हैं इसको, ये एहसान फरामोश निकला। अब हमारा ये चीज है कि टर्की का हमें कोई मैटर नहीं करता है, हालांकि हमारा उनसे यहाँ उनका ट्रेड ज्यादा है हमसे। अगर हम 3 बिलियन उनको भेजते हैं, वो वहां से 5 बिलियन कमाते हैं, हम 3 ही बिलियन का जो हमारा ये मिलता है। इसका मतलब कि उनकी जो लेवरेज थी वो हमारे से ज्यादा अच्छी थी, वो टर्की गंवा देंगे। अब ये देखिए, पहली बार हिंदुस्तान में जितने भी एक्सपोर्टर्स थे, चाहे वो ड्राई फ्रूट वाले हैं या फिशरीज वाले हैं, बाकी जितना भी वहां पर जाता था, सब ने एकजुटा करके कर दिया कि हम टर्की को बायकॉट करेंगे, चाहे हमारा अरबों का नुकसान हो जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाए, हम टर्की के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। यह भारतीय वासियों की दृढ़ता भी दिखाता है कि वो भी टर्की के खिलाफ कितने यह हो गए। आप देखिए अजरबैजान, दूसरा देश, वो भी मुस्लिम कंट्री है, आप बिलीव नहीं करेंगे उनकी इकोनॉमी चल रही है आज तो भारतवर्ष से जितने बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, चाहे मेडिकल ट्रेनिंग करके आते हैं, डॉक्टरी करके आते हैं, उनका उसमें करोड़ों रुपया मिलता है उस चीज के, जो भारतीय वहाँ स्टूडेंट जाते हैं। आज जो अजरबैजान जैसे छोटा सा ये मतलब वो भी हमें दिखा देगा, ये सींग दिखा देगा। अब रही बात टर्की की, उन्होंने जो फाइटिंग शिप भेजा था वहां से, उनको टर्की को ये चीज नहीं पता, बांग्लादेश वार में जब अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा था, भारत ने तब धमकी, अमेरिका की धमकी का कोई ध्यान नहीं दिया, तो करो क्या करना, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज तुर्की का जैसे युद्ध बहुत छोटा सा आ गया, क्या भारत उससे डरेगा? और आज का भारत तब का भारत नहीं है, आज का भारत कहीं आगे चला गया है। वो ये सपने में भी नहीं सोचेंगे। जो पाकिस्तान पे भारत ने एक्शन की, खाली 20 मिनट तक वो एक्शन की। आप इमेजिन कर दीजिए, अगर ये एक्शन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चलता है, पाकिस्तान तो सारा मिट्टी में मिल जाता है। ये 20 मिनट की एक्शन से पाकिस्तान घुटने टेकने लगा, यहाँ तक कि उन्होंने फोन, उनके जो डीजीएम उन्होंने फोन करके बताया कि आप माफ कर दो हमें।
अब पुतिन साहब ने यो अपना यहाँ उन्होंने थोड़ा भी पुतिन साहब ने ये अपना अमेरिकन राष्ट्रपति ने थोड़ा उसमें गड़बड़ हाँ, वो किया। आप सही कह रहे हैं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस्लामिक टेरर को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना सिग्नल दे दिया है, ये एक मैसेज है कि आप टेरर को लेकर और वो भी रिलीजन के नाम पर आगे बढ़ने की सोचेंगे तो हम बात ही नहीं करेंगे, हमको जरूरत भी नहीं रहेगी। और प्राइम मिनिस्टर ने शायद दो चीजें क्लियर कर दी हैं कि टेरर और पीओके को रिटर्न करना, इसके अलावा कोई मसला बचा ही नहीं है। सुशील वकील, लेकिन इसमें ज्यादा बात, इससे ज्यादा अहम बात यह है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर दोबारा यहाँ हमारे धरती पे कोई टेरर अटैक हो जाएगा हम इसे समझेंगे एक्ट ऑफ वार और हम वापस इस पे एक्शन लेंगे। खाली उनको जो अपना टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, उन पे ही नहीं खाली, लेकिन जो इनके आगा है उन पे भी एक्शन करेंगे। आगा कौन है? आईएसआई के बॉसेस है, पाकिस्तान आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स है, वो आगा इनके है। ये एक टूर में उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा हमारी जो एक्शन होगी दोनों चीजों पे होगी, ये खाली आतंकवादी पे नहीं होगी, जो इनके आगे उन पे भी होगी। नेचुरली अगर पाकिस्तान दोबारा ये हमाकत करेगा, इंडिया की जो एक्शन है, अभी तो उन्होंने थोड़ा सा जलवा देखा, 11 एयर बेसेस उनके बर्बाद हो गए, 9 उनके मिलिट्री यूनिट बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि अगर इंडिया चाहता जो इनका रावलपिंडी में ये कैराना बेस है, अगर थोड़ा और झटका लगता हो सकता है आधा वहाँ जो रावलपिंडी आज खाली हो जाता है ये रेडिएशन से। लेकिन बात का अपना ये दृढ़ था कि हम खाली जो आतंकवादी है उन पे हमला करेंगे, उनको साफ करेंगे। उन्होंने ऐसी एक्शन नहीं ली। हम अगर ऐसे पाकिस्तान थोड़ा बहुत आगे चलता तो हो सकता है बात इससे भी एक्शन आगे लेता। लेकिन ये देख लीजिए आज पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने आर्मी जनरल से या मुनीर साहब को पूछ रहे हैं और उसके जो बड़े बड़े अफसर, चलिए एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को इसके साथ बताऊं और मेजर जनरल एजेबी जैनी का मैं रुख करूं कि अभी जो खबर आ रही है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तुर्की में एक भूकंप आया है कोन्या स्टेट में, तुर्की के कोन्या प्रांत पे 5.1 तीव्रता का वहां पर भूकंप आया है। ये अभी बहुत जल्दी हम बड़ी खबर के तौर पर भी बताएंगे। लेकिन मेजर जनरल एजेबी जैनी, मैं मानता हूं कि स्ट्रेटेजिकली चीजों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं किया जाता जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब चीजें हो चुकी हों तब उसके बारे में बात जरूर की जा सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत पहले रुक गया, भारत का अपर हैंड था, भारत और आगे जा सकता था, या फिर आपको लगता है कि वॉर तक जाने में जो ऑब्जेक्टिव्स थे हम उनको अचीव कर चुके थे, अभी उससे आगे जाने का कोई जरूरत नहीं थी? राजीव, आपने बहुत मैक्रो, बहुत बड़ा और बहुत ही अहम सवाल पूछा है और इसका जो जवाब दूंगा वो मेरा जाती ओपिनियन है। ये सरकार का ओपिनियन नहीं, ये आर्मी का ओपिनियन ना समझें और ना ही इसको कोई, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटेजिक वॉचर हूं। मैंने नेशनल स्ट्रेटेजी को हर एक दर्जे से देखा है। मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ था, नेशनल स्ट्रेटेजी में सिखाता था लोगों को, इसलिए अपना मेरा खुद का विचार है। देखिए, हर एक लड़ाई का एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, यानी कि आप अपने एम, आपका मुद्दा, आपका जो एंड रिजल्ट है उसको सही तरीके से सोचें और सोचने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद उसको मेंटेन रखें, इधर उधर तितर बितर ना करें, मिड कोर्स करेक्शन करके अपना जो मुद्दा है उसको दाएं बाएं ना घुमाएं। सिलेक्ट द एम करेक्टली एंड देन मेंटेन द एम। 22 अप्रैल के बाद जब पहलगाम हुआ तो हमारा क्या एम था राजीव? हमारा एम था कि एक तो जो ये नापाक हरकत करी है, इन नापाकियों ने इनको सबक सिखाना, जो हमने सिखाया। 9 हमने उनके टेररिस्ट कैंप बर्बाद किए, तहस महस कर दी। अजहर मसूद के 10 रिलेटिव मर गए और उनके ताबूत जो हैं वो जा रहे हैं, या अल्लाह या अली या अली करते हुए जा रहे हैं। ये उनको सबक सिखा दिया। पाकिस्तान के टेररिस्ट समझ गए कि भाई भारत में बहुत दम है, बहुत इनके बाजुओं में, इनसे पंगा मत लेना। लेकिन दूसरा हमारा जो मेन एम था वो था टेररिज्म को खत्म करना। क्या हमने टेररिज्म खत्म किया है राजीव? मैं आपके चैनल पे पूछता हूं आपके दर्शकों से। नहीं,
हमने नहीं किया, शायद हमने जल्दीबाजी करी। अब ये ठीक है। प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप का आया सर। या डीजीएमओ ने बात करी, मेरे से बहुत बड़े बड़े बहुत बुद्धिज्ञानी बिट- बैठे हुए हैं दिल्ली में, हाँ। जो उनके पास में कहीं ज्यादा मोर इनपुट्स हैं मेरे जी। से, तो क्यों ये फैसला लिया गया? ये सरकार का ये फैसला है, ये मैं उसको सरकार सलाम का करता हूं फैसला इत्तेफाकी समझ से होने के परे। नाते। विद ड्यू लेकिन रिस्पेक्ट मैं सर, एक विद बात ड्यू बता रहा रिस्पेक्ट हूं, जी। एक 10 सेकंड और। हाँ। देखिए, पाकिस्तान ने जब शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर दिया, तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी राजीव, वो खत्म सीज हो फायर गई। लाइन, एग्जैक्टली वो सीज फायर लाइन हो गई। आपने बहुत मेन बात कही और वो फिर भारत उसमें आगे बढ़ सकता था। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी और सुशील वकील साहब, समय बहुत कम है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द एक और हम लोग डिस्कशन में शामिल हों और डिटेल लें। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।